तो 27वीं आइनी तरमीम में कुछ बड़े फ़ैसलों का भी इम्कान है, कुछ बड़ी ड्रास्टिक आइन में तरामीम जो है की जा रही हैं। अब आएंगी सामने तो फिर हम देखेंगे कि ये क्या तरामीम है। जो हमारे पास कुछ मालूमात तो मैंने दी थी जिस पर बड़ा शोर मच गया था, जो हमने बताया था कि ये चीज़ें ज़ेर गौर हैं। हम आएंगी फर्दर चीज़ें भी हम देंगे। एजाज़ मैं इस पर थोड़ी सी आपको चीज़ें बताता हूँ। बेसिकली वजारत कानून के अंदर सिर्फ 2 लोगों पर मुश्तमिल एक सेल है जिसको बुनियादी ख्याल बताए गए हैं कि ये बातें हैं, इनको आपने कानूनी रंग देना है और इनको आपने कानूनी ज़ुबान में लिखना है, मुजवज़ा तरामीम को, और बेसिक ख्याल बताया गया। और लॉ मिनिस्ट्री के अंदर भी शायद ही कोई फ़र्द हों, एक या 2 के अलावा, जिनको पता हो कि कौन से 2 लोग रातों को कहाँ पे बैठ के इस ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये तो मैं आपको मालूमात बेस बात बता रहा हूँ कि वो कौन से 2 लोग हैं जो रातों तक बैठ के ड्राफ्ट को जो है वो फाइनल कर रहे हैं, जो बातें बताई गई हैं उसको कानून की लैंग्वेज में जो है वो लिख रहे हैं। अभी जो आपने इजलास की बात की, ये तो पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक इजलास रूटीन में बुलाया गया, 1 सितंबर को ये होना था, लेकिन क्योंकि सैलाब भी था तो पहले दिन भी सैलाब पे डिस्कशन हुआ। अरकान ने कहा कि हम इसमें नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो स्पीकर ने कहा कि एक दिन इस पर हल्की सी बहस करके तो हम इसको एडजर्न कर देंगे। लेकिन अब जुमे वाले दिन तक इसको मुलतवी किया गया क्योंकि दिन भी पूरे करने होते हैं, 130 डेज एनुअल करने होते हैं, तो जुमे वाले दिन ये प्रोरोग हो जाएगा, गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम जब बुलाया जाएगा। मीनवाइल बहुत सारा काम हो चुका है और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वो जो पहला ड्राफ्ट था जो मौलाना फजलुर रहमान के ना मानने की वजह से मुस्तरद हुआ था, उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इधर आएंगी। ज़राए का ये भी दावा है कि जो हमारा मिलिट्री एक्ट है उसके अंदर से भी कुछ चीज़ों को हमने तब्दील करना है, ठीक है। और जो हमारे आइन के अंदर जो तीनों पिलर्स के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी इसके अंदर छेड़ा जाएगा। और एक अहम बात कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक वो है जज के कंसेंट से तबादला, तो अब एक मूव ये भी की जाएगी कि जज का कंसेंट उसमें अहम नहीं समझा जाएगा। ये भी बात की जा रही है कि ये एक तरमीम भी आएगी कि जिसमें जज को नहीं पूछा। अगर ये तरमीम आ गई तो ये वो आखिरी कील होगा जुडिशरी के ताबूत में, जो कि ठोंकना बाकी रह जाएगा कि आपको सरकारी मुलाजिम की तरह कहा जाए कि आप फलां जगह रिपोर्ट करें। तो ये देखना ये है कि अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बाज़ अहम जो ओहदेदारान हैं उनको हटाने के तरीके के ऊपर भी जो है उसमें बड़ी मेजर चेंजेस हो रही हैं और उनको किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से हटाने का जो मामला है वो भी इसके अंदर आ सकता है। अच्छा। तो ये यकीनन ये पहले तो क्रेडिट था मौलाना का कि वो जो चीज़ें आ रही थी वो रुक गई थी, लेकिन अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें अब जो है 27वीं आइनी तरमीम के अंदर आनी है। और सियासी जमातों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें इस हवाले से कोई इल्म नहीं है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्हें कोई इल्म नहीं है। ये तरामीम जो है जब ये पहले हुक्मरान इत्तेहाद के जो मास्टर्स हैं, जो कायदीन हैं मरकज़ी, उनसे शेयर की जाएंगी और उसके बाद अचानक किसी दिन इनको पार्लियामेंट में लाया जाएगा और जो पार्टी लीडरशिप होगी उनकी हिदायत होंगी तो असम्बली में इनको मंजूर कर लिया जाएगा। और टेक्निकली एजाज़ मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आइन में तरमीम हो रही हैं बग़ैर किसी बहस के, यानी डाखाने का किरदार जो होता है वो भी पार्लिमान का नहीं रह गया। डाखाना फिर कोई ना कोई मोर अपनी लगा के फॉरवर्ड करता है उसको, डाक को। पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में कोई डिस्कशन नहीं, कोई ड्राफ्ट किसी से शेयर नहीं। अचानक एक चीज़ आती है, पार्टी की लीडरशिप की हिदायत है, वहाँ खड़े खड़े रूल्स में अमेंडमेंट की करारदाद पास होती है, कानून पास होते हैं। आई डोंट नो आप किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें अभी तक हमें बता रहे हैं ज़राए कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, वो अगर आ गया तो फिर बचेगा कुछ भी नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक। तो ये आसिफ मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने तो कहा ना वज़ारत कानून के 2 ऑफिशल्स हैं, ये जो ड्राफ्ट है बिल्कुल वो 2 ऑफिशल्स बना रहे होंगे, लेकिन ये जो तरामीम लाई जा रही हैं ये पॉलिटिकल क़यादत किसी के इल्म में नहीं है और वज़ीर कानून के इल्म में भी नहीं है। वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ बड़े समझदार आदमी है अदरवाइज़, लेकिन उनके भी इल्म में ये नहीं है।
और हाइब्रिड सिस्टम में ये बातें नहीं होती। आप देखें ना कि अब तो जो बंदा हाइब्रिड सिस्टम का नाम भी लेता है, ये हनीफ अब्बासी साहब ने कल जो कुछ किया ख्वाजा आसिफ के साथ, ये बेसिकली ये हाइब्रिड सिस्टम भी है ना। हाँ तो नहीं एजाज, थोड़ा सा हम ये ज्यादती करते हैं। मैं तो सिस्टम को हाइब्रिड नहीं समझ रहा। हाइब्रिड में ये होता है कि मिली जुली चीज़ ना, किसी वक्त पेट्रोल पे और किसी वक्त बैटरी पे गाड़ी चलती है, हाइब्रिड। यहाँ तो एक ही साइड से चल रही है ना, एक ही साइड से चल रही है। मैं तो इसको खटपुतली समझता हूँ, ठीक है। और ये आज नहीं है, 2018 में भी यही खटपुतली निज़ाम था। ये जो आज हमारे पीटीआई के दोस्त आज कठपुतली की बात करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन 2018 में जो कठपुतली निज़ाम था उसकी बात नहीं करते। मेरा ख्याल है पीटीआई जब तक पूरा सच नहीं बोलेगी ना, उनका हकीकी सफ़र नहीं स्टार्ट होगा। नवाज शरीफ को जिस तरीके से निकाला गया, सामने आ गया, कौन कौन से निकालने वाले सबको पता है, अदालतों से कैसे फ़ैसले लिए गए, ट्रायल में क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने कहा जी वोट को इज़्ज़त दो, जो भी सच झूठ उन्होंने बोला, लोग उनके साथ आए। 1.5 करोड़ वोट पड़ा, हार गए, लेकिन 1.5 करोड़ वोट लिया उन्होंने। पंजाब में फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। क्यों बने? सबसे ज़्यादा सीटें उनकी थी, चाहे आरटीएस बैठा जो भी था, महकमा ज़राअत और सब कुछ, वो क्यों बना था सबको पता है। उसके बाद आप आगे आ जाएं, उन्होंने मियाँ साहब ने जो भी उस नारे के साथ खिलवाड़ खेला वो सबको पता है। अब आ जाएं इमरान खान साहब को जिस तरह हटाया गया सबको पता है। लेकिन मामला ये है, खान साहब आज भी क्या बात करते हैं, खान साहब आज भी ये बाकी स्टेक होल्डर्स को नहीं मानते। वो कहते हैं मैं तो बात फलां से करूँगा। वो एक उनका मसला ये है कि वो एक ही सांस में जब सारी बुराइयां डालते हैं कौमी सलामती के इदारे के ऊपर, फ़ौज के ऊपर, और साथ ही ये कहते हैं मैं उनसे बातचीत करूँगा, तो उनके सुनने वाले सोचते हैं कि फिर इनकी पॉलिसी क्या है, क्या मुफाहमत करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़ौज अपने सरबराह को छोड़ के इमरान खान से मुज़ाकरात करे, ठीक है। अब मामला ये आ जाता है कि खान साहब अपने मैंडेट चोरी होने की तो बात करते हैं, लेकिन जो 2018 में मैंडेट चोरी हुआ था उस पर कौम से माफ़ी नहीं मांगते, तो कौम कैसे उनके साथ चलेगी, ठीक है। जो पीटीआई का हार्डकोर वर्कर है, खान के साथ है, वो तो चल रहा है, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि 2018 के जो अब उनकी फेवर में जो रिगिंग हुई थी उसके सारे किरदार सामने आ चुके, तो उसके ऊपर भी तो खान साहब को बात करनी चाहिए ना, अगर आगे बढ़ना है। अगर आगे नहीं बढ़ना, इन्हीं दायरों में घूमना है तो घूमते रहें। तो जो एजाज़ उस वक्त भी जो इमरान खान साहब कहते हैं नंबर, वो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुझे तो नहीं पता, नंबर तो वो पूरे करते थे, कर्नल लियाकत पूरे करते थे नंबर, मुझे तो नहीं पता। वो तो आसिफ बात ये ना कि इसमें तो कोई शक ही नहीं कि कर्नल लियाकत वहाँ पर बैठा करते थे, और कर्नल लियाकत एक ऐसा किरदार है जो आज भी जिंदा है। ये किरदार मरा नहीं है, ऐसा ही ये किसी और रंग में, किसी और नाम में आज भी मौजूद है। ये मौजूद है, और पार्लियामेंट ऐसी ही चल रही है जैसे पहले चल रही है। पार्लियामेंट उसी तरह चल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हाइब्रिड कोई नहीं है, ये बस कहीं और से चल रहा है। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल अगली स्टोरी पे चलें। हाँ, मेरे ख्याल में आगे अगली स्टोरी पे चलें, क्योंकि मजीद आपने इसके ऊपर बात की ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो बताएं, मुल्क में चल रही है पोलियो की मुहिम चल रही है जी एजाज। पूरे मुल्क में तो नहीं चल रही, दो जगह पे नहीं चल रही। पंजाब के 9 अजला में नहीं चल रही जो सैलाब से हिट हुए, वहाँ पे हम कुछ 10 दिन के बाद इसको चलाना चाह रहे थे। यकम से ये स्टार्ट हुई है, तो शायद ये 10 या 12 या 15 को वहाँ पे उन 9 अजला के अंदर होगी जहाँ पे पोलियो का वायरस मौजूद था। इवन लाहौर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर पोलियो का वायरस मौजूद, उसके माहौलियाती सैंपल मिले। कराची पोलियो में पाकिस्तान में रेफ्यूज़ल की सबसे बड़ी जगह कराची। इस्लामाबाद में पोलियो का वायरस माहौलियाती नमूनों से मिला। एजाज़, आप हैरान होंगे कि पूरे पाकिस्तान में 77 अजला से पोलियो का माहौलियाती सैंपल में पोलियो वायरस पाया गया। यानी खुदा न खास्ता बच्चों और पोलियो के वायरस के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ आपके वो हिफाजती कतरे हैं जो अगर आप बच्चे को खुदा न खास्ता नहीं पिलाते तो माहौल के अंदर दुश्मन मौजूद है। तो बड़ी ही एक्सटेंसिव कंपेन यहाँ भी और अफ़गानिस्तान के अंदर भी हो रही है। और अफ़गानिस्तान में उन्होंने क्योंकि सिर्फ 14-15 लाख बच्चों को कतरे पिलाने होते हैं तो उनका ज़्यादा इशू नहीं है। ज़्यादा इशू हमारे यहाँ जहाँ पे हमने 4 करोड़ 55 लाख बच्चों को ये कतरे पिलाने होते हैं। अफसोस की बात क्या है कि पूरे पाकिस्तान में 77 अजला में बड़े बड़े शहरों में उसके सैंपल मिलते हैं, सूबाई दारकूमतों में, दूर दराज इलाकों में क्या हाल होगा। अब जो मुहिम शुरू हुई है इसमें हमने आज तीसरा दिन है, लेकिन जो 2 दिन का रिकॉर्ड हमारे पास आया है, केपी में 41%, बलोचिस्तान में 49%, पंजाब में 23%, सिंध में 47% बच्चों को ये कतरे पिलाए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में 44%, जीबी में 59%
और कश्मीर में 65% बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। 5 दिन की मुहिम में 100% के ऊपर हमने इसको लेके जाना है। लेकिन जो अहम बात है वो क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला जिनमें बनू है, DI खान है, लकी मरवत है, इसके अलावा बाजोड़, दीर, अपर दीर, इन सारे इलाकों में जहाँ पे KP में जो टोटल 16 में से 13 केसेस जनूबी अजला से आए हैं पोलियो के, वहाँ पे क्योंकि पहले भी सिक्योरिटी हालात की वजह से कंपेन नहीं हो सकी थी, तो एक एक्सटेंसिव कंपेन इन इलाकों में चलाई जाएगी 15 सितंबर से, और उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा लोकल लोगों को साथ लेके जाने का, ताकि जो रिफ्यूज़ल है वो कम से कम आए। एजाज़ पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा रिफ्यूज़ल कराची से आता था, तो वफाकी वज़ीर सेहत जो हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस मुहिम के दौरान ख़ुद कराची में रहे हैं, घरों में गए हैं, बच्चों को कतरे पिलाए हैं, जो एक वफाकी वज़ीर की तरफ से बड़ा अच्छा जेस्चर है। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा वज़ीर आला सिंध को, जो हर पोलियो कैंपेन में खुद जाते हैं और बच्चों को कतरे पिलाते हैं। इस दफ़ा कराची से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। कराची में जो रिफ्यूज़ल था ड्रास्टिकली वो गिरा है। जब सैयद मुस्तफ़ा कमाल आए तो 85,000 रिफ्यूज़ल थे। पहली मुहिम में वो इसको 35,000 तक ले आए रिफ्यूज़ल को। और इस दफ़ा जो सूरत हाल है इसमें बहुत अच्छे, उन्होंने जाके मदरसों के अंदर ख़ुद उलमा से मुलाकातें की, फिर उनको साथ लेके गए, लोगों को उन एरियाज़ के अंदर लेके गए जहाँ पे रिफ्यूज़ल था, और कोशिश ये की गई कि कोई बच्चा जो है इससे महरूम ना रह पाए। सोराब गोट के इलाके में वो गए और डिफरेंट इलाके में जहाँ पे नो गो एरियाज़ थे इन टीमों के लिए, वहाँ पे फेडरल मिनिस्टर जब गए तो ज़रा पूरा महकमा फिर आपको पता है किस तरह एक्टिव होता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये एक्सटेंसिव पोलियो जो मुहिम है हमारी, ये इंशाल्लाह इस साल हमारे अभी तक एजाज़ 26 केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं, और इस्लामाबाद आप देखें कि यहाँ पे भी सैंपल में पॉजिटिव है। GB से केस निकल आया। KP के मैंने बताया कि 16 में से 13 जनूबी अजला के हैं। एक वाहिद बलूचिस्तान ऐसी जगह है जहाँ से इस दफ़ा पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हम ये तवक्को कर रहे हैं कि अगले साल अगर इस तरह की 2-3 कैंपेन्स हमारी, और क्योंकि क्रॉस बॉर्डर भी चल रही है अफगानिस्तान के साथ, तो तवक्को यही है कि अगले साल हम इंशाल्लाह पोलियो फ्री हो जाएंगे। और अगर 2 साल पाकिस्तान से पोलियो का कोई केस ना आया तो इंशाल्लाह हम भी पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। खुदा करे ऐसा, खुदा करे ऐसा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में राय दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talk777@gmail.com पर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।